Hello friends, welcome to Excellent Exceed Education. Here I am Prashant Nigam, your GA faculty. Okay, so यहाँ पे इन GA क्लासेस में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो आपके आने वाले एग्जाम्स में जो 2017 में आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक क्लास की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जहाँ पे आपको सारी की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी रिगार्डिंग बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है बैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिगार्डिंग योर सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बैंकिंग में एक तो ये सब्जेक्ट हमारे रिटर्न में रहता है, जनरल अवेयरनेस का जो 40 मार्क्स का आपका आता है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में, बैंकिंग पेपर में। और फिर बाद में ये आपका जो इकोनॉमिक नॉलेज और बैंकिंग नॉलेज इसमें रहती है, यही आपकी जो नॉलेज है ये आपकी इंटरव्यू में भी टेस्ट होती है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पे आपकी बैंकिंग नॉलेज को ही चेक किया जाता है कि आप बैंकिंग आप कितने अवेयर हो। आप जब पेपर देते होगे उसमें लिखा भी रहता है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एग्जामिनेशन। ये जो हमारे जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है दो पार्ट में डिवाइड है, एक करंट अफेयर्स और एक आपका बैंकिंग। तो हम यहाँ पे बैंकिंग के जितने भी जो हमारा कंटेंट है उसे हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपका ये जो कंटेंट है ये आपको आपके सिलेक्शन रिटर्न में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके इंटरव्यू में भी ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हमें बैंकिंग नॉलेज अच्छी है और रेलिवेंट नॉलेज है तो वो हमें हमारे इंटरव्यू में हमारे सिलेक्शन में काफी हेल्प करेगी। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जो हमारे इंग्लिश के पैसेजेस हैं, ठीक है ना, जब आप इंग्लिश का पेपर देते हो तो इंग्लिश के जो पैसेज आते हैं वो भी इकोनॉमिक टर्म्स रिलेटेड रहते हैं। तो जो हमारी ये सीरीज है इसमें हम अपने सारे के सारे बैंकिंग एंड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी सब कवर करेंगे, जिससे कि जो आपके सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं और आप अपने जो आपका गोल है उसे आप अच्छे से अटेन कर रहे हैं। तो हमें गोल को अटेन करने के लिए क्या रहता है कि हमारे पास जो टूल्स हो वो बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पे जो मैं आपको जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो पूरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, रिसर्च इन्फॉर्मेशन होगी और आपके सिलेक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करेगी। ठीक है, अब हम ज्यादा ना इसके बारे में बात करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा पहला जनरल अवेयरनेस का जो पहला टॉपिक है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बेस है बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे और अपने लेवल को बढ़ाएंगे। जो भी टर्मिनोलॉजी से उन सारी टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे। सो हियर वी गो फॉर आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ठीक है, हम भारत में बैंकिंग के इतिहास की बात करते हैं। तो हमारे भारत में बैंकिंग का जो इतिहास है दो पार्ट में डिवाइड है, एक प्री इंडिपेंडेंस ईरा और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। यानी प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले भारत में बैंकिंग का इतिहास और आजादी के बाद भारत में बैंकिंग का इतिहास। तो हम पहले देखते हैं आजादी से पहले भारत में बैंकिंग का क्या इतिहास था। ठीक है ना। सो आप एक काम कर सकते हो, आप जो मैंने ये नोट्स लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक काम करूंगा, जब ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं 2 मिनट साइड में हो जाऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना या इससे आप नोट डाउन भी कर सकते हो पॉज करके। ठीक है ना। सो हियर वी गो। सो हमारा जो पहला बैंक स्टैब्लिश भारत में हुआ वो हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो स्टैब्लिश हुआ 1770 में। 1770 में हमारा पहला बैंक भारत में स्टैब्लिश हुआ, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका नाम जरूर बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, लेकिन ये जो स्टैब्लिश किया था वो ब्रिटिशर्स ने किया था। जो उस टाइम ब्रिटिशर्स थे हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे, उन्हीं ने आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से एक बैंक स्टैब्लिश किया भारत में और ये कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ। तो लिखा भी है बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1770, फर्स्ट बैंक इन इंडिया। बट ये आगे जाके फेल्ड हो गया, यहाँ लिखा हुआ है फेल्ड इन 1831, 1831 में हमारा जो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था ये फेल हो गया और ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। फिर और आपके बैंक आए प्रेसिडेंसीज बैंक। आगे चल के ब्रिटिशर्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बैंक अपनी प्रेसिडेंसीज बैंक खोले। अभी प्रेसिडेंसीज बैंक क्या है? प्रेसिडेंसी मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंसी मतलब
शॉर्ट में बताऊंगा कि एक इंपॉर्टेंट जो सिटीज हुआ करती थी लाइक हेडक्वार्टर्स, लाइक आज के टाइम में आप इतना समझो कि हमारे जो 4 मेट्रोस हैं, वैसे जो कमर्शियल सिटीज है तो उनकी जो वो कमर्शियल हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे वहां पे उनकी प्रेसिडेंसीज वो सिटीज कहलाती थी, यानी प्रेसिडेंसीज वहां पे बैंक स्टैब्लिश हुए। तो आगे आए आपके प्रेसिडेंसीज बैंक जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, तो जो हमारा पहला बैंक स्टैब्लिश हुआ वो था बैंक ऑफ कैलकाटा, पहला प्रेसिडेंसी बैंक जो स्टैब्लिश किया गया बैंक ऑफ कैलकाटा 1806 में। ठीक है, और इसका नाम चेंज करके रीनेम्ड इसका नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। मैं आपको बता दूं कि हमारे क्या सिर्फ जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो 3 ही प्रेसिडेंसी बैंक थे। बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से स्टैब्लिश हुआ पहला बैंक 1806 में, और इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके रखा गया बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। ठीक है, ये हमारा पहला प्रेसिडेंसी बैंक कहलाया। फिर हमारा जो दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक आया वो आया बैंक ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ, 1840 में, 1840 में ये इसकी स्थापना की गई थी। फिर हमारा आया तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, 1843 में हमारा जो स्टैब्लिश हुआ वो हुआ बैंक ऑफ मद्रास। तो हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऐसे स्टैब्लिश कर दिए गए, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, यानी 3 ही प्रेसिडेंसी बैंक थे। कैलकाटा का नाम चेंज करके बंगाल रखा गया, तो आपके 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। फिर आगे हम इसी की हिस्ट्री देखते हैं, अभी ये आज भी एग्जिस्टेंस में है, तो हम इनकी हिस्ट्री अभी पहले इनकी हिस्ट्री कंप्लीट किए ले रहे कि ये आज किस नाम से और किस रूप में एग्जिस्टेंस में है। तो मैं फिर यहाँ पे एक और बैंक आया 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मैंने यहाँ क्यों लिखा, तो मैं यहाँ बता दूं कि ये जो तीनों बैंक है ना, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, BBM, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, BBM को मर्ज कर दिया गया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। पहले बंगाल मर्ज हुआ, फिर बॉम्बे मर्ज हुआ, फिर मद्रास मर्ज हुआ, आप ऐसे याद कर सकते हो। और इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इनका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा स्टैब्लिश हुआ वो 1921 में हुआ। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था। तो मैंने वैसे ही तो ये मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये प्रेसिडेंसी बैंक थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे। और जैसे आज के टाइम पे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है, ठीक है, एक प्रकार सेंट्रल बैंक है, तो वो ये जो तीनों बैंक थे वो एक प्रकार के सेंट्रल बैंक की तरह वर्क करते थे। जब ये प्रेसिडेंसी सिटीज में स्टैब्लिश हुए थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश सरकार के अंदर जो जितना भी एरिया था वहां पे जो करेंसी इशू की होती थी वो इन्हीं बैंकों द्वारा की जाती थी। फिर इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एक प्रकार का सेंट्रल बैंक ही था, लेकिन एक पूर्णतः एक वो उसका कोई एक ऐसा कोई कानून नहीं था कि ये रेगुलेट कर रहा हो, जैसे RBI रेगुलेट कर रहा है सारे बैंकों को, तो वैसे ये रेगुलेट नहीं कर रहा था सारे बैंकों को। लेकिन ये ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जितने भी एरिया आता था वहां पे ये करेंसी इशू करने का कार्य करता था। ठीक है, होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हो गया, जब हमें आजादी मिल गई, तो आजादी के बाद क्या था कि हमारा जो देश था वो अंडर डेवलप्ड था, यानी बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ था, यानी उसे अब डेवलपमेंट की आवश्यकता थी, यानी वो डेवलपिंग कंट्री में हमारा जो देश था वो है अभी भी। और उस टाइम भी हम जो थे वो बहुत पीछे थे, तो हमें क्या करना, हमें क्या होना था, डेवलप्ड होना था। तो हम वैसे अंडर डेवलप्ड थे, तो क्या था कि अब डेवलपमेंट के लिए क्या है, किसी भी इकोनॉमी में फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो एक अगर मैं बात करूं उस टाइम की, उस टाइम भी बहुत सारे बैंक थे, लेकिन वो बैंक एज अ प्राइवेट बैंक थे। वो जो बैंक थे वो आपके जो थे वो वर्क नहीं कर रहे थे रूरल एरियाज में या ट्राइबल्स एरियाज में, जो पिछड़ा वर्ग था, जो हमारा जो देश जाना जाता था कृषि प्रधान देश के लिए। तो जो हमारा जो लोग हैं कृषि के, उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी, या जो छोटे छोटे उद्योग भी खोलना चाहते थे कृषि क्षेत्र से ही, तो उन्हें भी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी। तो किसी भी उद्योग को खोलने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तभी हम उस उद्योग को बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में पूरा देश था,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश के हित के लिए सोच रही थी, तो इसी हित को सोचने के लिए कि बैंकिंग सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाया जा सके, तो इस वजह से एक कमिटी का गठन किया गया जिसका नाम था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी। नाम भी में ही क्या, रूरल, यानी रूरल एरिया के मेनली फोकस के विकास के लिए जो ऑब्जेक्टिव था वो उन्हीं के लिए था कि वहां तक उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाए जा सके, क्योंकि बैंक थे वो शहरी एरिया में या अर्बन एरिया में सबको प्रोवाइड कर रहे थे सर्विसेज, लेकिन वो जो रूरल एरिया जो हमारा पिछड़ा है, जो और पिछड़ा होता जा रहा था, उसे हमें क्या करना था, डेवलप करना था। तो एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी। अब इस कमेटी के तहत जो ये हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर लिया, एक कानून पारित किया, एसबीआई एक्ट 1955, एसबीआई का कानून बन गया, और उसी कानून के तहत हमारा 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। तो हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ वो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई एक्ट 1955 के तहत हुआ। तो एसबीआई का अपना खुद का एक्ट है 1955, एसबीआई एक्ट 1955। तो अगर मैं बता दूं, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आपका जो एसबीआई है इसकी क्या हिस्ट्री है, तो यही हिस्ट्री है कि जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921 में। और फिर बाद में जब देश आजाद हो गया तो एक कमिटी का गठन किया गया, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी, और उस कमिटी की रिकमेंडेशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ 1 जुलाई 1955 को हुआ विद एसबीआई एक्ट। ठीक है, होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना थोड़ा वही प्री इंडिपेंडेंट हिस्ट्री को ही हम देख रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मुझे आपको प्रेसिडेंसी जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसके इतिहास को बताने के लिए मुझे यहाँ पे आपको थोड़ा आगे का बताना पड़ा। तो हम फिर से अपने प्री इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में आते हैं, आजादी से पहले ही। तो जब क्या हुआ कि फिर बाद में एक और बैंक आया जिसका नाम था बैंक ऑफ अपर इंडिया। अब ये जो बैंक ऑफ अपर इंडिया है, बैंक ऑफ अपर इंडिया, बैंक ऑफ अपर इंडिया जो है वो हमारा ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया कहलाता। अब यहाँ पे ये ज्वाइंट स्टॉक वर्ड है, तो ज्वाइंट स्टॉक का मतलब मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट स्टॉक का मतलब होता है कि व्हेन देयर आर मल्टीपल शेयर होल्डर, जहाँ पे खूब सारे शेयर होल्डर्स हो। जैसे कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इसके भी शेयर होल्डर्स थे। तो एक ऐसा पहला बैंक एस्टेब्लिश हुआ भारत में जो जिसमें शेयर होल्डर्स थे, मल्टीपल शेयर होल्डर्स थे, तो वो कहलाया फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया। तो पहला जो जॉइंट स्टॉक बैंक इंडिया में था वो था बैंक ऑफ अपर इंडिया। एस्टेब्लिश हुआ 1863 में एंड फेल्ड हो गया 1913 में, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। 1913 में ये फेल्ड हो गया। फिर बाद में आपका आया एक और ज्वाइंट स्टॉक बैंक जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है ना, और उसका नाम था, देखो लिखा भी है यहाँ पे, इंडियाज ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक विच इज स्टिल वर्किंग इज अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक वॉज योर फर्स्ट oldest joint stock bank which is still in existence and it was established in 1865। ये जो establish हुआ था वो 1865 में किया गया था। ठीक है, ये भी एक joint stock bank था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया which was your first Indian oldest joint stock bank which is still in working, तो that is Allahabad Bank, and which was your first oldest joint stock bank, तो that is Bank of Upper India। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे एक और बैंक की स्थापना की गई जो कहलाया भारतीय बैंक, यानी जो जिसमें भारतीयों का मैनेजमेंट था। तो ये कहलाया फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि कुछ अधिकारों के साथ, पूर्णतः जो उन्हें बहुत सारे जो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ अधिकारों के साथ, ठीक है ना, कुछ लायबिलिटी के साथ एक बैंक की स्थापना एक बैंक स्थापित किया गया जिसे मैनेज किया था इंडियंस ने। ठीक है, लिखा भी है फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी टू बी मैनेज बाय इंडियन बोर्ड एंड दैट इज ओध कमर्शियल बैंक। ठीक है, विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1881 एंड फेल्ड इन 1958। मैं आपको बता दूं ये जो एस्टैब्लिश हुआ था वो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, फैजाबाद में हुआ था, ठीक है ना। और
1881 में हुआ था। ठीक है, अगर मैं बता दूं यूपी का पहले जो नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस था, जो यूनाइटेड प्रोविंसेस में ही ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर बाद में आपका एक और बैंक आया जो भारतीय द्वारा ही ओपन हुआ और भारतीय द्वारा ही मैनेज किया गया, लेकिन विद लिमिटेड लायबिलिटी, उस भी एक लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ही वो बैंक खुला था और इसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक was established in 1894। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई एट लाहौर में इसकी स्थापना हुई। आज के टाइम पे मैं बता दूं इसका जो हेडक्वार्टर पंजाब नेशनल बैंक का वो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है प्रेजेंट में, लेकिन जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो लाहौर में हुआ था और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर थे वो थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि विच वाज योर फर्स्ट स्वदेशी बैंक, पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था। सो गेस विच वाज योर फर्स्ट स्वदेशी बैंक। आई थिंक यू आर थिंकिंग लाइक ओथ कमर्शियल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक वाज in this only in one bank is स्वदेशी बैंक। सो मैं आपको बता दूं ना ही पंजाब नेशनल बैंक स्वदेशी बैंक था पहला, ना ही ओथ कमर्शियल बैंक। हाँ, ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा बैंक है जो इंडियन द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था विद लिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें इंडियन मैनेजमेंट है, इन विच देयर इज अ इंडियन मैनेजमेंट एंड एस्टेब्लिश विद अ लिमिटेड लायबिलिटी बाय इंडियन, सो दैट इज ओथ कमर्शियल बैंक which is failed in 1958 and which was in existence a limited bank which was established by Indian and still it is in existence, so that bank is Punjab National Bank जो अभी भी आपका है। लेकिन एक स्वदेशी बैंक ये दोनों नहीं है। स्वदेशी बैंक कौन सा है आपका भारत का पहला, वो हम आपको बताएंगे इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, like our channel and subscribe it. Thank you.